स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा मोटे अनाज के संबंध में है। मोटे अनाज पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। मोटे अनाज के ऊपर पत्रिकाओं में बहुत सारे लेख लिखे जा रहे हैं और बहुत सारे चिकित्सकीय इसमें अपनी समीक्षाएं लिख रहे हैं। टेलीविज़न पर आप कई तरह की डिबेट सुनते हैं जिसमें मोटे अनाज पर बहुत चर्चाएं होती हैं। मोटे अनाज की इम्पोर्टेंस बताई जाती है। मोटे अनाज के औषधीय गुणों पर लंबी व्याख्यान दिए जाते हैं और औषधीय गुणों के साथ साथ उसे पौष्टिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अनाज बताया जाता है। और हम देखेंगे कि मोटे अनाज की क्या गुणवत्ता यही है। और मोटे अनाज जो हमारे देश में पिछले 4000 सालों से प्रचलित था और हमारे पास ऐसे उल्लेख हैं कि 4000 साल से निरंतर हम मोटे अनाज का प्रयोग करते रहते थे। फिर 50 साल पहले 60 साल पहले मोटा अनाज हमारे रसोई से गायब कैसे हो गया, हमारी थाली से अदृश्य कैसे हो गया। इन जब प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि मोटे अनाज को आज क्यों व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है और क्यों इसको हमारी प्लेट से, हमारी रसोई से ख़त्म किया गया था। मोटे अनाज के अंतर्गत कई तरह के अनाज आते हैं। इसमें शुरुआत बाजरे से होती है। बाजरे के अलावा इसमें ज्वार, चना और जई, फ्लैक्सीड यानी कि हम कह सकते हैं उसको अलसी, और उसके साथ में मिलेट्स में कई तरह के मिलेट्स आते हैं जिसमें रागी बहुत उत्तम है। रागी के अलावा कोदो है, कुट्टी है और उसके अलावा ऐसे कई और भी जो अन्न हैं उनको हम मोटे अनाज के अंतर्गत रखते हैं। मोटे अनाज की विस्तृत श्रृंखला है और ये भारत से लेकर अफ्रीका और यूरोप के कई देशों तक पाया जाता है। भारत में मोटे अनाज की कई प्रजातियां हैं और सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे कि हमारी जो भौगोलिक स्थितियां रही हैं देश की, उनके हिसाब से मोटे अनाज ने अपने गुणवत्ता में चेंज किया, अपने आकार प्रकार में चेंज किया, अपने रूप को बदला। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में रागी को लें। रागी दक्षिण भारत की एक प्रमुख फसल रही है, अब फिर प्रमुख हो रही है। बीच में आदर्श होने लगी थी और रागी का आज जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु हैं। तो इन तीन स्टेटों में भरपूर मात्रा में रागी को पैदा किया जाता है और काफ़ी मात्रा में सेवनीय दृष्टि से खाद्य के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन रागी की एक जो किस्म है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है, जिसे वहाँ पर रागी के नाम से नहीं जानते, वहाँ मंडुआ के नाम से जानते हैं। मंडुआ की एक किस्म जो हम हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखते हैं, किन्नौर वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ रागी बकव्हीट बन जाती है जिसे वह कुट्टी कहा जाता है। और इसी तरह रागी की एक किस्म मध्य भारत में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के कुछ क्षेत्रों में पैदा होती है, जिसे कोदो या कोदनी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी एक ही खाद्य की, एक ही अन्न की प्रजातियां हैं, लेकिन ये सब थोड़ी शक्ल से देखेंगे थोड़ी भिन्नता रहती है, रूप रंग में भिन्नता रहती है और इनके गुणों में भी कई तरह की विविधता होती है। जैसे कि जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो मंडुआ या वहाँ बकव्हीट होती है उसमें जिंक की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। आयरन के अतिरिक्त वहाँ जिंक भी भरपूर मात्रा में मिलता है। जिंक के साथ सेलेनियम भी रहता है और उसमें आयरन के साथ में प्रोटीन और कई तरह के अमीनो एसिड भी रहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत में यदि जो रागी पैदा होती है उसकी गुणवत्ता के हिसाब से में परिवर्तन हो जाता है। दक्षिण भारत में क्योंकि जिंक की और आयोडीन की इतनी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि समुद्र का किनारा है, तो वहाँ जो रागी है उसमें स्वाभाविक रूप से जिंक और आयोडीन की मात्रा घट जाती है, लेकिन उसकी तुलना में वहाँ कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम के साथ आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और उसमें 2 अमीनो एसिड प्रमुखता से देखे जाते हैं। एक अमीनो एसिड है मिथ्योनिन करके है और एक अमीनो एसिड भी है जो हमारे शरीर में फैट को जमा होने से रोकता है, लीवर में फैट डिपॉजिट नहीं होने देता और वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाता है। तो इसी तरह मोटे अनाज की और भी किस्में हैं और इन किस्मों की प्रमुखता ये है कि ये यहाँ उपजती हैं, वहाँ लोगों को भरपूर पोषण तो प्रदान करती हैं, उन्हें रोगों से भी मुक्त रखती हैं, उनके शरीर में इम्यून सिस्टम भरपूर मात्रा में रखती हैं और उनमें
अन्य बीमारियों को विकसित नहीं होने देती। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें कि राजस्थान के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अब तो पंजाब में नहीं, पहले पंजाब में भी काफ़ी मात्रा में बाजरा होता था, मध्य प्रदेश में बाजरा होता था। तो जो बाजरा राजस्थान में प्रयोग करते हैं, राजस्थान में तो बाजरा का पूरा जो उपयोग है पूरी साल ही किया जाता है। लेकिन जब हम यूपी में आएंगे या मध्य प्रदेश में आएंगे तो कहा जाता है कि बाजरे का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजरा गर्मी करता है। लेकिन राजस्थान में वही बाजरा गर्मी तो क्या करता है, लोगों को गर्मी से बचाता है, शीतलता प्रदान करता है, और वो वहाँ के लोग पूरी साल बाजरे का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहाँ बाजरे का प्रयोग एक अलग तरीके से होता है, मध्य भारत में बाजरे का प्रयोग अलग तरीके से होता है। ये हमारी जो हमारी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी उसके हिसाब से आहार की व्यवस्था बदल जाती है, और इस आहार की व्यवस्था से बदलने के कारण जो आहार वहाँ उपलब्ध है, जो अन्न वहाँ पैदा होता है, उसकी गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो जो हम आज मोटे अनाज की बात करते हैं, तो आज मोटा अनाज व्यावसायिक है, वो आपके लिए उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि उसको व्यापारीकरण किया जा रहा है। वो मोटा अनाज पैदा होता है जर्मन में, पैदा होता है यूरोप की किसी कंट्री में, और बेचा भारत में जा रहा है। भारत में वो जो मोटा अनाज है उसको किसी भी नाम से बेचा जाए वो कितना उपयोगी होगा, ये हम समझ सकते हैं। इस भूमिका के बाद में मोटे अनाज पर कुछ अन्य अपने जो मेरे अध्ययन हैं, अपने जो निष्कर्ष हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस पर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप मोटे अनाज की उपयोगिता को समझ पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हम निरंतर हज़ारों सालों से मोटे अनाज का प्रयोग कर रहे थे। भरपूर मात्रा में हम ज्वार, बाजरा, रागी, जई, अलसी का प्रयोग करते थे। फिर ये हमारी प्लेट से, हमारे रसोई से गायब कैसे हो गए, या किसने गायब कर दिए? यदि किसी ने गायब किए होंगे तभी तो इसको हम अपनी प्लेटों में देख नहीं पा रहे हैं। इसके गायब के पीछे कारण था व्यापारीकरण, औद्योगिकरण। क्योंकि हमारे ऊपर ये दबाव डाला गया कि ये जो रागी है, मोटा अनाज है, ये तो गरीबों का है, ये तो अनपढ़ों का है, ये तो ग्रामीण लोगों का है, असंस्कारित लोगों का खाना है। संस्कारित लोगों का खाना होता है गेहूँ और चावल। तो जब से हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तब से हमारे ब्रेन वॉश कर दिए गए या ब्रेन वॉश हो गए, और हमने स्वयं उस आहार को छोड़ दिया जिसे परंपरागत हम कई पीढ़ियों से सेवन करते आ रहे थे। तो उसके कारण हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो गई कि यदि हम बाजरा खाएंगे, हम रागी का प्रयोग करेंगे, हम जई का प्रयोग करेंगे, हम ज्वार का प्रयोग करेंगे, तो हम अशिक्षित कहलाए जाएंगे, हम गरीब कहलाए जाएंगे। इसलिए हम गेहूं की तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन गेहूं भी कोई नई फसल नहीं है। गेहूं भी हमारे देश में हज़ारों सालों से पैदा होता रहा है, और गेहूं का प्रयोग हज़ारों सालों से हम करते रहे हैं। लेकिन गेहूं पूरे देश में नहीं होता, इसलिए गेहूं पूरे देश का आहार भी नहीं है। आहार ये एक जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार बदलता रहता है। कहते भी हैं कि भारत में जल, आहार, भाषा हर 100 कदम पर बदल जाती है, और यथार्थ भी है। या आप यदि भारत में आहार की दृष्टि से एक अवलोकन करेंगे तो आपको बहुत भिन्नता नजर आएगी। एक ही अन्न से पैदा आहार के हज़ारों किस्में आपको नज़र आ जाती हैं। जैसे हम गेहूं का ले लें, गेहूं के पराठे का ले लें, देश में हज़ारों के तरह के पराठे बनाए जाते हैं। पंजाब में पराठे की सैकड़ों किस्में हैं। आप फिर पंजाब छोड़ के आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो आपको पराठों की एक अलग शक्ल नज़र आएगी। आप हरियाणा वापस जाते हैं तो वहाँ अलग देखेंगे, राजस्थान में अलग देखेंगे। तो पराठों की कई किस्में हैं। रोटियों की किस्में देखेंगे, उसी गेहूं के आटे से रोटियां बनाई जाती हैं, लेकिन रोटियों की किस्में हज़ारों तरह की हो जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हर जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार हम भोजन को एक अलग दृष्टि से उपयोग में लाते हैं। तो यदि हम मोटे अनाज की दृष्टि से देखें तो मोटे अनाज का प्रयोग भी विविध तरीके से होता है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में आज भी लोग बाजरे का काफ़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन बाजरे के साथ में वो घी का प्रयोग करते हैं, बाजरे के साथ में दूध और दही का प्रयोग, छाछ का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बिना छाछ के यदि वो बाजरे का प्रयोग करेंगे तो बाजरा उनके लिए अपौष्टिक कारण हो जाएगा, उनके लिए रोग कारक बन जाएगा। और बाजरा यदि वो
व्यवस्थित पूर्व से लेते हैं, वो घी और दूध के साथ में, छाछ के साथ में लेते हैं, तो उनके लिए वो औषधि भी रहता है, रोग रक्षक भी बन जाता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में बाजरे की रोटी का बहुत प्रचलन है, इसी तरह का प्रचलन गुजरात में भी है। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो बाजरे का दिन में, बाजरे की रोटी होती है दिन में, वो छाछ के साथ में खाते हैं। आप यदि किसी की डाइट में 4 बाजरे की रोटी हैं तो वो 2 रोटी तो सब्जी से खाएगा, 2 रोटी को वो छाछ में भिगो देगा और छाछ में भिगोने के साथ उसको खाएगा और उसके ऊपर छाछ का प्रयोग करेगा। रात्रि के समय बाजरे का प्रयोग बदल जाता है, रात्रि के समय वो छाछ के साथ में बाजरे की रोटी का प्रयोग नहीं करेगा, वो रात को बाजरे की रोटी का प्रयोग दूध के साथ में करेगा वो उसी तरह से। यदि 4 रोटी की उसकी खुराक है तो 2 रोटी तो वो सीधे सब्जी से खाएगा, दाल से खाएगा, लेकिन 2 रोटी को वो दूध में भिगो के रख देगा और फिर खाएगा। इससे उसकी भूख की संतुष्टि भी होती है और उसे पूरे पोषण तत्व भी मिलते हैं और कोई रोग व्याधि भी उससे आती नहीं। इसलिए राजस्थान के आप देखोगे, आप यदि अध्ययन करोगे, जो लोग रेगुलर आज भी बाजरे का प्रयोग करते हैं उन लोगों में पेट संबंधी ना तो कोई बीमारी होती है, ना उन्हें कभी बवासीर की शिकायत रहती है, ना उनको कभी पेट में एसिडिटी और अल्सर की शिकायत पैदा होती है। वो लोग लंबी ज़िंदगी स्वस्थ जीते हैं बाजरे के सहारे। इसी तरह आप पंजाब में जाते हैं, पंजाब में सर्दियों में मक्की का और सरसों के साग का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ एक अलग प्रयोग है। सरसों के साग को वो साग के रूप में नहीं बनाते, सरसों के साग में भरपूर मात्रा में लहसुन डालते हैं, प्याज डालते हैं, अदरक डालते हैं, उसमें गुड़ भी डालते हैं और उसको काफ़ी मात्रा में मक्खन और घी में पकाए के बनाते हैं। तो वो एक बहुत पौष्टिक साग बन जाता है। उसके साथ में मक्की की रोटी बनाते हैं। मक्की की रोटी सिर्फ वो सर्दियों में ही खाते हैं। आप होली के बाद यदि पंजाब में मक्की के आटा खरीदने जाएंगे तो आपको बाज़ार में मक्की का आटा नहीं मिलेगा। मक्की का आटा वहाँ सर्दियों में मिलता है और सर्दियों में प्रयोग होता है, और ऐसे मक्की के आटे को भी वो भरपूर मात्रा में घी और मक्खन के साथ खाते हैं। जब मक्खन घी का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो शरीर को पूरी पौष्टिकता देता है, शरीर को रोग नाशक क्षमता प्रदान करता है। इसी तरह हम और भी चीज़ देखें, आज तो खैर मोटे आहार का बहुत प्रचलन है। मोटा आहार तो आज बड़े बड़े मॉल्स में बिक रहा है। डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं कि रोगी को दवाओं के साथ में, मेडिसिन के साथ में मोटे अनाज का किस तरह से प्रयोग करना है। मोटे अनाज का दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है या उसका पुलाव बना के खाना है। उनको अपनी दवाओं से ज़्यादा भरोसा अब मोटे अनाज पे आने लगा है। शायद ये तो परिणाम बताएगा कि कितने दिन तक मोटा अनाज अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी स्थिर नहीं रहती है। मार्केटिंग में निरंतर उथल पुथल होती है और जिस चीज़ की मार्केटिंग स्वार्थ के कारण की जाती है, अपनी व्यावसायिक दृष्टि को रखे की जाती है, वो कभी अस्थिर नहीं होती, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि हमें मोटे अनाज की अनिवार्यता को समझना है, मोटे अनाज की प्रमुखता को समझना है, उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखना है, तो मोटे अनाज को हमें परंपरागत रूप से ही प्रयोग करना पड़ेगा। हम थोड़ी सी बात हम रागी की कर लें, हम थोड़ी सी बात फिंगर मिलेट्स की कर लें या मड़ुओं की कर लें, ये सब एक ही अन्न के विभिन्न नाम हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पौष्टिकता मिलती है, इसमें प्रोटीन की काफ़ी मात्रा रहती है। प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन्स भी हैं, इसमें कई तरह के खनिज तत्व भी हैं, जिसमें कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में, आयरन भी काफ़ी मात्रा में इसमें मिलता है, जिंक है, सेलेनियम है, आयोडीन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, काफ़ी इसमें खनिज तत्व हैं। विटामिन B1 भी इसमें है, B6 भी है, B12 भी है, और इसके अलावा भी इसमें अनेक पोषकीय तत्व रहते हैं। कई तरह के इसमें फाइटोकेमिकल्स भी हैं जो हमें ऑक्सीडेंट का इफेक्ट देते हैं, हमें वृद्ध होने से बचाते हैं, रोगी होने से बचाते हैं। हमारे शरीर में मुक्त मूलक जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन्हें निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमें बुढ़ापा भी शीघ्र देते हैं और हमें तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ धकेलते ही हैं, हमें रोग बनाने के लिए भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसे फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करने का कार्य भी ये रागी के कुछ पोषक तत्व करते हैं। रागी का प्रयोग आप किसी तरह से कर सकते हैं। आजकल रागी का प्रयोग लोग पुलाव के रूप में करते हैं, उसका हलवा भी बनाते हैं, उसका रोटी भी बनाते हैं, उसकी
खिचड़ी भी बनाते हैं। अब तो रागी के बाज़ार में आप किसी बड़े होटल में जाएंगे तो आपको रागी से बने हुए पराठे के साथ साथ कचौड़ियाँ भी मिल जाएंगी। रागी का पुलाव भी आप काफ़ी मात्रा में देख पाएंगे। इसी तरह बाजरे का पुआ आजकल काफ़ी प्रचलित में है। कई जगह बाजरे से बना पुआ बेचा जा रहा है, जिसे बहुत स्वास्थ्यता से और पौष्टिकता की दृष्टि से खाया जा रहा है। ज्वार की आपने पूड़ी नहीं खाई होगी, आप ज्वार की पूड़ी खाओ। ज्वार में भी अद्भुत औषधीय गुण हैं। हमारे यहाँ प्रचलन में रहा है कि यदि ज्वार का प्रयोग करते हैं, आप ज्वार की रोटी बनाएं, गर्म रोटी को आप ताज़ा दही में भिगो दें और उसको दही कुछ देर के बाद उस दही और रोटी का प्रयोग करें तो वो आपके शरीर की जो एसिडिटी है, शरीर की जो अपाचकता स्थिति है, इंडाइजेशन है, उसको दूर करता है और मूत्र की जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करने में बहुत कारगर है। जो लोग रेगुलर तरीके से ज्वार की रोटी का प्रयोग करते हैं उनको मूत्र संस्थान में पथरी बनने की संभावना काफ़ी कम रहती है। ऐसे हमारे पुराने प्रचलन विचार रहे हैं। इसी तरह हम मोटे अनाज के विषय में बहुत कुछ ये हम देख सकते हैं कि मोटे अनाज का प्रयोग कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मोटे अनाज को मोटा अनाज नाम देना ही गलत है। मोटा अनाज वास्तविक में नहीं है, वो यथार्थ है, वो हमारे आहार का मुख्य एक भाग रहा है, लेकिन हमें वो भुला दिया गया, हमें उसके प्रति घृणित बना दिया गया, हमें हमारे अंदर संस्कार भर दिए गए कि यदि हम ये बाजरा खाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, अनपढ़ सिद्ध कर दिए जाएंगे, गरीब मान लिए जाएंगे। और लेकिन इसके विपरीत यदि आप गेहूं का प्रयोग करते हैं तो आप संस्कारित हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, आप संपन्न बन जाते हैं। लेकिन आहार और अन्न का कोई संबंध नहीं है। अन्न तो क्षुधा को शांत करने के लिए, अपने शरीर को पोषण प्रदान करने का एक माध्यम भर है, उसमें ऊंच नीचता नहीं रहती। मोटा और पतला का विभाजन भी उसमें गलत है, लेकिन व्यापारी लोग जो शब्द सुनते हैं तो उनके लिए तो एक टारगेट होता है कि कैसे लोगों के दिमाग में कोई चीज़ को बसाया जाए, या किस तरह से लोगों के मन में किसी के प्रति घृणा पैदा की जाए। तो मोटे अनाज को मोटा कहना ही गलत है। वो अनाज पौष्टिक है, वो हमारा परिचित है, हमारे लिए वो हजारों सालों से उपयोगी रहा है। हमारी कितनी पीढ़ियां उसी अनाज को खाकर अपनी शक्तिशाली शक्ति दिखाती रही हैं, पौष्टिकता दिखाती रही हैं, पौरुषता दिखाती रही हैं। वो उनके सहारे बड़े बड़े कार्य करते रहे हैं, बड़े बड़े साहसी कारनामों को अंजाम देते रहे हैं। इन्हीं मोटे अनाज के कारण वो युद्धों में शत्रुओं को परास्त भी करते रहे हैं और वो निरोगी भी रहे हैं। इन्हीं कारण देखा गया है कि जो लोग आज भी परंपरागत अनाज पर निर्भर हैं, परंपरागत अनाज का सेवन करते हैं, अपने आहार में परंपरागत अनाज को स्थान देते रहते हैं, उनमें रोग की दृष्टि से देखें तो बहुत न्यूनता है। वो रोगी पड़ते ही नहीं है। और ऐसे लोगों में ना तो किसी पोषक तत्व की कमी मिलती है, ना उनमें मेलन्यूट्रिशन की शिकायत देखी जाती है, ना उनमें खून की कमी की संभावना देखनी जाती है। ऐसे लोग हष्टपुष्ट रहते हैं, हमारे तुलना में दीर्घायु रहते हैं, हमारे तुलना में वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो आप